हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा टेस्ट 4 RMG3 कोड सी पेपर, जिसमें अपन केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। टॉपिक होंगे बेटा इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, साम्यावस्था, रेडॉक्स अभिक्रियाएं और विद्युत रसायन। देखते हैं अपन बेटा पहला क्वेश्चन है बेटा, for the reaction the partial pressure of carbon dioxide and carbon monoxide are 4 and 8 atm respectively at equilibrium, then find out value of Kp। देखिए बेटा Kp का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इसमें डिवाइड करेंगे, और क्योंकि कार्बन सॉलिड फेज में है तो बेटा इसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा 1, इसलिए ये इस Kp के फॉर्मूला में कंसीडर नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO आपको गिवन है बेटा कितना 8 atm, तो यहाँ होगा 8 होल स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है आपको 4, तो ये हुआ 64/4, दैट इज 16। आंसर वुड बी थर्ड, आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 10⁻14 फॉर ए रिएक्शन इंप्लाइज दैट। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻24 और पूछा गया है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सुनिएगा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻3 से ज्यादा हो तो गिवन है एनसीईआरटी में ऐसा माना गया है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और वहां पर बेटा प्रोडक्ट जो है वो मेजॉरिटी में होगा। क्यों होगा इसे समझिए आप। सपोज कीजिए कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने लिखा बेटे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, दैट मीन्स वहां पर प्रोडक्ट जो होगा वो भी हाई होगा। और प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में कब बनेगा, जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। तो यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और प्रोडक्ट यदि ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां पर बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या गिवन आपको कि द रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही है। अपन आगे भी ऑप्शन चेक करेंगे, द रिएक्शन प्रोसीड रेयरली, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हुआ। क्यों बेटा, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, नहीं बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, मेजॉरिटी में होगी। रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट, फिर वही गलत स्टेटमेंट रहा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट नहीं, कौन डोमिनेंट होगा, प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा। एक बात और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से भी कम होती, ध्यान दीजिएगा, अगर 10⁻³ से भी कम होता तो वहां पर यह माना गया है कि रिएक्शन कंप्लीशन जो है वो नेग्लिजिबल होगा। और वहां पर रिएक्टेंट मेजॉरिटी में पाया जाएगा। ध्यान देना इस बात पे बेटा, ये 10⁻³ से ज्यादा की कंडीशन है और ये 10⁻³ से कम की कंडीशन है। दोनों तरफ 10⁻³ नहीं है, यहां पर 10⁻³ और यहां 10⁻⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53,
if at 25 degree Celsius Ka, that means बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आपको गिवन है 1 इंटू 10⁻⁵, द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ NaX पूछा गया है। पहचानिएगा, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड गिवन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक वीक एसिड है और NaX ये सॉल्ट हुआ। टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करिएगा बेटा कि NaX है, दैट मीन्स Na प्लस और X माइनस से मिलकर बना होगा। Na प्लस किससे आया होगा बेटा, कौन से बेस से, NaOH से, और ये आया होगा HX से। ये कैसा बेस है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसा एसिड है, वीक एसिड। मैं कैसे कह सकता हूं कि ये वीक एसिड है, क्योंकि साफ साफ इंडिकेशन है कि अल्फा या डिसोसिएशन कांस्टेंट यदि गिवन हो तो वो वीक के लिए दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए माना जाता है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट है। कंडीशन क्या आ गई आपके पास में कि वीक एसिड अगर है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka काम आएगा। अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, KW डिवाइड बाय इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। KW की वैल्यू गिवन हो ना हो आपको याद भी होनी चाहिए, 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। Ka आपको गिवन है 10⁻⁵, देन सॉल्व करने पर आपको मिला 10⁻⁹। आंसर वुड बी सेकेंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन वाटर। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि CH3COONA प्लस H2O, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी वो ही बेटा कहलाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्या बनेगा, CH3COOH और साथ में बेटे NaOH। क्योंकि CH3COONA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग बेस बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उन्हें मैं आयनाइज फॉर्म में यदि लिखूं तो CH3CO माइनस Na प्लस, वीक इलेक्ट्रोलाइट एज इट इज लिखिएगा H2O, वीक इलेक्ट्रोलाइट एज इट इज लिखिएगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज फॉर्म में। अब यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा इसके अंदर कि Na प्लस जो है क्या रिएक्शन मिक्सचर में एज इट इज पड़ा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज आपको मिल रहा है। जबकि देखिए एसीटेट आयन जो है वो H2O को ब्रेक करके उसमें से H प्लस गेन कर ले रहा है, यानी ये जो आयन है वो एज ए दर्शक पड़ा हुआ है यहां पर, उसे कहते हैं अपन कौन सा आयन बच्चों, स्पेक्टेटर आयन। और जो स्पेक्टेटर आयन है वो हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहा, हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। समझ रहे हैं बात को बेटा। अब इसे एग्जाम में पूरा सोल्व करने की बजाय मैं कहूंगा थोड़ा सा आप डायरेक्ट सोचे तो आसान होगा आपके लिए। एक चीज इधर देखिएगा, मान लीजिए मैं इस सॉल्ट को ऐसे लिखूं CH3COONA, किस तरह से पाया जाएगा, CH3COO माइनस और Na प्लस, ये किस एसिड से मिला होगा बच्चों, CH3COH, ये किस बेस से मिला होगा, NaOH, ये एक वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखिएगा कि जब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वो आयन, ध्यान से सुने, वो आयन जो स्ट्रॉन्ग से मिल रहा है क्या वो स्पेक्टेटर है इस इक्वेशन में, वो आयन जो स्ट्रॉन्ग से मिला क्या वो स्पेक्टेटर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो स्ट्रॉन्ग से मिलेगा वो स्पेक्टेटर आयन होगा, और स्पेक्टेटर आयन जो है बेटा वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, जो भी स्ट्रॉन्ग से मिला, जो आयन स्ट्रॉन्ग से मिला वो कैसा है बेटे, स्पेक्टेटर। और जो स्पेक्टेटर आयन है बेटा उसके लिए मैं लिखूंगा
does not participate in हाइड्रोलाइसिस। तो यहां से आप बहुत जल्दी अपना आंसर निकाल पाएंगे। सिर्फ इतना दिमाग में रखें कि जो स्ट्रोंग से मिला वो स्पेक्टेटर आयन है और वो बेटा पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइड्रोलाइसिस में। देखते हैं अब अपन बेटा अपना फर्स्ट ऑप्शन अमोनियम सल्फेट। देखिएगा बच्चों, अमोनियम सल्फेट की यदि बात करी जाए क्या कंडीशन रही होगी बेटा, आपके पास में दो आयन है यहां पर, एक अमोनियम आयन और एक सल्फेट आयन। अमोनियम आयन किससे मिला होगा, NH4OH से, और सल्फेट आयन मिला होगा H2SO4 से। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है। तो बेटा यहां पर जो स्ट्रॉन्ग से मिला वो स्पेक्टेटर होगा और ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन क्या ये वाला आयन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल 100% करेगा बेटा। अगर बात करी जाए दूसरे आयन की, दूसरे सॉल्ट की, सॉरी, NaCl। बच्चों NaCl Na+Cl- ये मिला होगा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, ये मिला होगा स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा HCl से। और क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग से मिल रहे हैं दैट मीन्स दोनों स्पेक्टेटर आयन होंगे, ये हाइड्रोलिसिस का काम नहीं करेंगे क्योंकि ना Cl- कर रहा है ना Na+ कर रहा है बेटा, दोनों ही नहीं कर रहे। अब यहीं पर आप सोच सकते हैं कि K+ आयन है बेटा और कौन सा आयन है SO4 2-। ये किससे मिला होगा बच्चों, KOH से। ये किससे मिला होगा, H2SO4 से। दोनों स्ट्रॉन्ग है बेटा तो दोनों ही स्पेक्टेटर आयन होंगे बेटा। यहां पर ये हाइड्रोलिसिस का काम नहीं करेगा। NaNO3 Na+NO3-, ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 से मिलेगा बच्चों, और दोनों आयन स्पेक्टेटर होंगे। ये भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, ये भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। और पहले ऑप्शन में से भी हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, सल्फेट या अमोनियम? एग्जैक्टली अमोनियम आयन जो है वो यहां पर हाइड्रोलिसिस करेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 55। बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ध्यान दीजिए बेटा, तीन कैटेगरी आपके पास है। एक सिंपल बफर, दैट वुड बी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं तो NH4CN हुआ, CH3COONH4 हुआ, AgCN हुआ। एक कैटेगरी होती है बेटे एसिडिक बफर जो होगा वीक एसिड और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ कॉन्जुगेट सॉल्ट। एग्जाम्पल के लिए CH3COH वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH के साथ बना हुआ कॉन्जुगेट सॉल्ट बेटा। एक होता है आपके बेटा बेसिक बफर, वो क्या रहेगा, वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ कॉन्जुगेट सॉल्ट एज लाइक NH4OH वीक बेस हुआ और NH4 का Cl स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ बना हुआ कॉन्जुगेट सॉल्ट आ जाएगा। तीन कैटेगरी आपके पास बफर की होती है। थोड़ा सा डायरेक्ट अगर अपन सोचना सीखे इसके अंदर, इधर देखिएगा, जब वो NaCl और KCl को मिक्स करेगा, भाई ये भी आपका बेटा कंप्लीट पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्ट है, और ये भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला सोल्ट है बेटा, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ। तो इन तीनों में से आपको कोई भी सिचुएशन इनको मिलाने पर नहीं मिल पाएगी, आप डायरेक्ट इसे हटा सकते हैं।
यहां सॉल्ट आपके पास में ऑलरेडी है बेटा, एसिड है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इनके बीच में कोई रिएक्शन करवा भी देता हूं तो एसिड के साथ आपको सॉल्ट गिवन है, लेकिन जो एसिड दिया हुआ है वो कैसा एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इस स्ट्रॉन्ग एसिड का किसके साथ बना हुआ सॉल्ट है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो मिलाने के बावजूद भी कहीं भी मुझे वीक एसिड या वीक बेस मिलने का कोई चांस नहीं होगा, इसलिए आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूं, मेरे पास वीक एसिड है और बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, कहीं ना कहीं चांस है कि इन दोनों की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं तो मुझे वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर के एक सॉल्ट मिल जाए बेटा, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहां पर सिचुएशन पॉसिबल है कि शायद मुझे एसिडिक बफर मिल जाए, इसलिए मुझे इसको ट्राई कर लेना चाहिए। देखिए किस तरह से होगा बेटा सॉल्व ये। इक्वेशन आपके पास में CH3COOH प्लस NaOH, रिएक्शन होने पर क्या मिलेगा, CH3COONa प्लस H2O। गिवन है बेटा आपको ये 0.2 मोलर 200 ml, NaOH आपको गिवन है बेटा 0.2 मोलर और 50 ml। सिचुएशन क्या रहेगी, अगर इनके मैं ग्राम इक्विवेलेंट सोल्व करूं, क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां पर दोनों का वैलेंसी फैक्टर तो 1:1 है, क्या अप्लाई कर सकते हो आप, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं बच्चा 1000 से। ये क्या हो जाएगा वापस से, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या सिचुएशन आ गई बेटे यहाँ पर आपके पास में, 0.2 इसका रहा और 0.2 यहां से आ गया। यहां देखें आप तो 0.2 और कितना हो जाएगा ये 0.05, ये आपके पास आया बेटे 0.04 और ये आपके पास कितना आ रहा है बेटा 0.01। यही तो सिचुएशन आ रही है आपके पास में बेटे। अगर आप देखें तो आपके पास जो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट है वो ज्यादा है और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट कम है बेटा। तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा कि ओवरऑल ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से अगर लिमिटिंग कंडीशन फॉलो करें तो क्या रहेगा, इसका 0.01 कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, इसका बच्चा 0.01 कंज्यूम होगा, ये कंप्लीट 0 रह गया, ये आपके पास बच के आया 0.03 और जितना इसका जाएगा उतना ही सॉल्ट का बनेगा और H2O का भी बनेगा। सुनते रहे, ये आपके पास में क्या सिचुएशन थी, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, ये था आपके पास CH3CONa और ये आपके पास था H2O। ध्यान दीजिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो कंप्लीट कंज्यूम हो चुका, बचा ही नहीं, H2O कुछ कर नहीं सकता यहां पर, तो आपके पास में क्या क्या बच के आ रहा है, वीक एसिड CH3COOH का अमाउंट आ रहा है आपके पास में बेटे, और साथ में उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोल्ट भी अवेलेबल हो रहा है। और ये सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एसिडिक बफर को। यानी ये जो ऑप्शन आपके पास में आया, तीसरा ऑप्शन अपन ने सोल्व किया था बेटा, तो यहां पर ये वाला एसिडिक बफर की सिचुएशन तक चला जा रहा है। थर्ड ऑप्शन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपको दिया गया है, एट इक्विलिब्रियम द एडिशन ऑफ HCONa। ध्यान दीजिएगा बेटा, HCOONa
ये एक सॉल्ट है और सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीट आयनाइज फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में टूटा हुआ रहेगा बेटा। अगर आप ये मिक्स कर रहे हो, मीनिंग क्या हुआ कि आपने ये दोनों आयन मिक्स कर दिए, आपने मिक्स कर दिया HCO माइनस, आपने मिक्स कर दिया Na प्लस। अगर आप पहली इक्वेशन को अच्छे से देखें तो कहीं ना कहीं आपने बेटा इसका एक प्रोडक्ट जो HCO माइनस था वो मिक्सचर कर दिया, क्या आपने बेटा कंटेनर में वो मिक्स कर दिया। और यदि आप बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई तो कुछ H प्लस और कंज्यूम हो जाएगा, और H प्लस यदि कंज्यूम हो गया तो H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। आइए देखते हैं बेटा पहला ऑप्शन, डिक्रीज HCOH कंसंट्रेशन, बिल्कुल गलत बात। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो HCOH कंसंट्रेशन तो क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। रिड्यूस दी H प्लस आयन कंसंट्रेशन, एकदम सही है आपका सेकंड ऑप्शन, H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है बेटा। इंक्रीज दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर से ही चेंज होती है बेटा, तो यहां पर कंसंट्रेशन बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इक्विलिब्रियम 2A गिव्स A2, डेल्टा H आपको गिवन है और बेटा डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मींस ये प्रोसेस कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा टेम्परेचर राइज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, सुनिएगा, होता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यहां पर प्रोडक्ट कौन है बच्चों, A2, और रिएक्टेंट में A और मल्टीपल 2 था यहां पर तो पावर में 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यदि हो तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर राइज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है, दैट मींस ये रेशो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये रेशो कम होगा, इसका मतलब A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा, और A की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। सिंपल मैथ लगानी है आपको, अगर ये रेशो आपको कम करना है तो ये ऊपर वाली वैल्यू कम कर दीजिए, नीचे वाली वैल्यू बढ़ा दीजिए। और कहीं ना कहीं यदि A2 की वैल्यू कम होते हुए और इसकी वैल्यू बढ़ते हुए जा रही है, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में, ये रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। आइए पढ़ते हैं अपन पहला ऑप्शन बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत बात बेटा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, बिल्कुल गलत, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। फॉर्मेशन ऑफ A2 इज फेवर्ड, बेटा देखिएगा A2 जो है टूटकर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उसका फॉर्मेशन थोड़ी हो रहा है, A2 का क्या हो रहा है बेटा, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो तीसरा भी गलत हुआ और आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, कि डिकम्पोजिशन ऑफ A2 इज फेवर्ड। क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। देखिए बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए क्या होना चाहिए कि एक H प्लस या एक OH माइनस का डिफरेंस यदि स्पीसीज में है तो उन्हें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। आप मुझे बताइए जो पहला ऑप्शन है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मीनिंग क्या, डिफरेंस ऑफ 1H प्लस और 1OH माइनस। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो क्या यहां सिर्फ एक H का डिफरेंस है बच्चों, बिल्कुल कॉन्जुगेट ये एसिड हुआ और ये कॉन्जुगेट बेस हुआ। अगर सेकंड ऑप्शन आप देखें तो बेटा यहां पर 2H का डिफरेंस आ रहा है बेटे, और 2H का डिफरेंस है तो ये कॉन्जुगेट सिचुएशन तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन एक ही H का डिफरेंस है, फोर्थ ऑप्शन एक ही H का डिफरेंस है बेटा।
तो जहां भी एक H का डिफरेंस है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे, और जहां पर डिफरेंस 2 का आ गया या एक का नहीं होकर 2 या 2 से ज्यादा का डिफरेंस आ जाए तो वो फिर कॉन्जुगेट सिचुएशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा सिंपल सी बात है कि अगर अपन डीकम्पोजिशन की बात करें तो स्पीसीज डीकम्पोज होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो टूटनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये बेटा पहली इक्वेशन डीकम्पोजिशन की बजाय कौन सी है बेटे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये दोनों मिलकर इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरी इक्वेशन की यदि मैं बात करूं बेटा, यहां पर डीकम्पोजिशन किसी भी एलिमेंट का नहीं हुआ, बस यह है कि Cl आयन पहले S से जुड़ा हुआ था, अब मैग्नीशियम से जाकर जुड़ गया, और कहीं ना कहीं यहां पर बेटा H2 डिस्प्लेस हुआ है, तो इसे आप कह सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई बेटा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होकर बाहर आई है। तीसरी रिएक्शन देखें तो NaOH डिकम्पोज हुआ सोडियम में और H2 में, तो आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ में ध्यान दीजिएगा ये कहलाएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और थोड़ा मैं डिटेल में जाऊं तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डीकम्पोजिशन रेडॉक्स। मीनिंग क्या होता है उसका कि पहली शर्त कि रेडॉक्स चेंज हो, रेडॉक्स रिएक्शन हो, और दूसरी शर्त है बेटा कि एट लीस्ट वन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म। पहली रिएक्शन डायरेक्ट कैंसिल हो रही है क्योंकि कॉम्बिनेशन है। दूसरी रिएक्शन में बेटा आपको दिख रहा होगा कि सर ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो सही, लेकिन बेटा ये एग्जांपल है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का, ना कि डिकम्पोजिशन रेडॉक्स का। ये टूटकर नहीं मिला बेटा, वो क्या हुआ है कि मैग्नीशियम ने H+ को इलेक्ट्रॉन देकर के H2 डिस्प्लेस करवाया है। सिमिलरली यहां भी कैल्शियम ने वेनेडियम को इलेक्ट्रॉन देकर वेनेडियम को यहां पर डिस्प्लेस करवाया है, जबकि आप देखिए तीसरी में ये सिर्फ डिकम्पोज होकर के आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये कहलाएगा डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होती है, कैल्शियम +2 OCl- आयन और इधर Cl- आयन। बेटा आयनिक इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। अब सिंगल एटम का जो आयन है उसका जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि यहां पर क्लोरीन की स्टेट कितनी आ गई बच्चे, -1। अगर यहां मैं क्लोरीन की स्टेट सोल्व करूं, सुनिएगा, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का X, और चार्ज कितना बचा हुआ ओवरऑल -1, सोल्व करिएगा तो +1 आएगा। तो बेटा यहां पर एक क्लोरीन +1 स्टेट का है जबकि दूसरा क्लोरीन -1 स्टेट का है। बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एक क्लोरीन +1 का और दूसरा क्लोरीन -1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डेनियल सेल द फंक्शन ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज इज। देखिए बेटा डेनियल सेल की अगर बात करी जाए तो 2 कंटेनर आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें पहले कंटेनर में जिंक रोड डिप होती है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। दूसरे कंटेनर की बात करें तो कॉपर रोड डिप्ट होती है बेटे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। दोनों को बाहर बैटरी से जोड़ा गया है। अब होता क्या है कि ये एनोड का काम कर रहा है बच्चा और ये काम कर रहा है कैथोड का। सुनिएगा, होगा क्या कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा कौन, जिंक 2+। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो बेटे एनोड से मूव करके जाएंगे कैथोड पर, और कैथोड पर जो कॉपर 2+ सॉल्यूशन में है
वो उन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होता चला जाएगा। बात ये कि बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, लेकिन इस रोड से लेकर के इस रोड तक हुआ ना। सॉल्यूशन तो बेटा सॉल्यूशन में अभी इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ भाई, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, लेकिन अभी ये कंप्लीट सर्किट नहीं हुआ। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा क्या, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है बेटा, ऐसे सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट विच आयंस हैव सिमिलर मोबिलिटी, कि ऐसे आयन होते हैं बेटा जिनकी आयंस की मोबिलिटी सिमिलर होती है। एज लाइक आप ले सकते हैं बच्चों KNO3। अब ये काम कैसे करेगा, सुनना अच्छे से, कि सॉल्यूशन में इधर से जिंक 2+ आयन आते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में जिंक 2+ की कंसंट्रेशन राइज हो रही है। यहां पर कॉपर 2+ सॉल्यूशन में चला गया, तो पीछे बच गया SO4 2- बेटा, उसकी कंसंट्रेशन यहां बढ़ती जा रही है। तो सॉल्ट ब्रिज में जो आपने सॉल्ट यहां पर रखा है, प्लस की तरफ एनायनिक आयन दौड़कर आएगा और माइनस वाले की तरफ कैटायनिक आयन दौड़ के चला जाएगा। और ये जो आयन्स हैं ये ओवरऑल इस सर्किट को अब कंप्लीट कर देंगे। तो यहां पर क्या पहला फंक्शन लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशंस विदाउट अलाउइंग देम टू मिक्स विद ईच अदर। इन दोनों को बिना मिक्स किए भी क्या इसने इन दोनों का सर्किट कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल पहला पॉइंट 100% एकदम सही है बेटा। दूसरा, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर 2+, बेटा उसमें इस सॉल्ट ब्रिज का कोई रोल नहीं था, इलेक्ट्रॉन मेटेलिक वायर के थ्रू अपने आप फ्लो कर सकते हैं। टू रिड्यूस जिंक रोड, उसमें भी कोई रोल नहीं है बेटा इस सॉल्ट ब्रिज का, जिंक आयन यहाँ पर कंटिन्यूअस इस रोड से ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर आता जा रहा है। टू ऑक्सीडाइज कॉपर आयंस, इसमें भी कोई रोल नहीं है। बताया जाए तो सॉल्ट ब्रिज के बेसिकली काम क्या क्या होते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल रिमूव करता है, सर्किट को कंप्लीट करेगा और इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, कि जिधर पॉजिटिव था उधर एनायन भेज दिए, जिधर नेगेटिव था उधर कैटायन भेज दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मरकरी चेंजेज फ्रॉम, देखिए बेटा यहां मरकरी की स्टेट अगर आप निकालें तो बेटा कितनी है, +2, और यहां मरकरी की देखें तो बेटा 2 मरकरी है 2x, एक Cl का -1, 2 का -2, 0, तो 2x बराबर +2, तो एक की स्टेट क्या +1 हो गई क्या। इसका मतलब क्या रहा कि मरकरी जो है +2 से किस कंडीशन में चला गया है बेटे, +1 स्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रेडॉक्स, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही ना हो। यहां सल्फर की स्टेट है -2, यहां है 0, कहीं ना कहीं रेडॉक्स चेंज हो रहा है बेटा। BaCl2 सेकंड वाली इक्वेशन को मैं आयन फॉर्म में लिखूं तो Ba2+ आयन है, Cl- आयन है, Na+ आयन है बेटा, सल्फेट आयन है। प्रोडक्ट साइड लिखें तो Ba2+ आयन है, सल्फेट आयन है, Na+ आयन हुआ और Cl- आयन हुआ। देखिए बेरियम +2 था, अभी भी +2 है, Cl-1 था, अभी भी Cl-1 है। देखा जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा हो, तो ये आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बेटा। बाकी सब में एलिमेंट्स में किसी ना किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे यहाँ कॉपर बेटा +1 स्टेट में था, 0 में चला गया, आयरन 0 स्टेट में था, यहाँ +3 स्टेट में चला गया, जबकि सेकंड इक्वेशन में ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ ना किसी का रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के बीच में इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है बेटे 2। परसेंटेज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज आपसे पूछा गया है, ध्यान दें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो बीटा डी ग्लूकोज बाई अल्फा डी ग्लूकोज, और ये आपको गिवन है बच्चों 2, चाहो तो इसे 2:1 लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पास में क्या सिचुएशन आ रही है,
कि इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे, इनिशियल नहीं बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे ये आपके पास में 2 अवेलेबल है और ये आपके पास में 1 अवेलेबल है। और इसने पूछा है परसेंटेज ऑफ बीटा, तो बेटा परसेंटेज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज के मोल 2 हो गए, डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू 100%, तो ये कितना परसेंटेज आ जाएगा 2/3 बेटा, अप्रोक्स 66.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। भाई प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल कम हो। अगर पहले में देखा जाए तो बेटा यहां पर 2 गैसियस है और यहां कितना है 1, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। दूसरे में देखो तो यहां भी गैसियस के 2 मोल हैं बेटा और यहां भी गैसियस स्पीसीज के 2 मोल हैं, दैट मींस यहां डेल्टा एनजी कितना है बच्चों 0, और अगर डेल्टा एनजी 0 है तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, नॉट अफेक्टेड बोला, आंसर तो आपका सेकंड हो गया। तीसरे में देखें, प्रोडक्ट साइड गैसियस स्पीसीज के 2 मोल है जबकि रिएक्टेंट साइड बेटा 2 और 1 3 मोल है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। फोर्थ में बेटा रिएक्टेंट साइड 2 मोल है और प्रोडक्ट साइड सिर्फ 1 ही है, तो यहां भी प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर प्रेशर बढ़ाने पर आप कोई भी चेंज नहीं चाहते तो क्या होना चाहिए, डेल्टा एनजी 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an aqueous solution of 0.2 m NH4OH that is weak base and 0.2 m NH4Cl, ठीक है, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ कॉन्जुगेट सॉल्ट, और अगर पहचानो तो ये बेसिक बफर की सिचुएशन है बेटे, इन दोनों का मिक्सचर बेसिक बफर बनाएगा। और बेसिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या है, POH बराबर PKB प्लस लॉग concentration of salt by concentration of base। बच्चों आपको POH गिवन है 4.7, PKB आपसे पूछा गया है, सॉल्ट यहां पर NH4Cl जिसकी कंसंट्रेशन है बेटा 0.2 और बेस NH4OH की भी 0.2 है, ये log 1 और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू ओवरऑल बच्चों 0 हो गई तो PKB POH के इक्वल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4.7। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ 0.2 m NaCl, कॉमन आयन की प्रेजेंस में आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, कैसे लिखेंगे आप इसे, AgCl Ag प्लस Cl माइनस इन प्रेजेंस ऑफ NaCl Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि Na प्लस एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 0.2 उसका पूरा आयनाइज फॉर्म में आएगा, तो ये दोनों 0.2 मिलेंगे। इमेजिन करिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl यदि S है तो ये भी S मिलेगा और ये भी S मिलेगा। KSP ऑफ AgCl क्या लिखा जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। KSP की वैल्यू चेंज नहीं होती है कंसंट्रेशन बदलने पर, तो ये 10 की पावर -10। Ag प्लस आपको यहां से मिला S और Cl माइनस S यहां से मिल रहा है बेटा, और साथ में Cl माइनस यहां से भी तो मिला 0.2, और क्योंकि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू काफी कम रहेगी तो उसे प्लस माइनस में से आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो बेटा सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 0.2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर डेसिमल हटाओगे कितना आ जाएगा, थोड़ा आगे लिख लेते हैं अपन इसको, -10 बाय 2 इंटू 10 की पावर -1 कितना रहा, 10⁻⁻9/2, सोल्व करोगे आ जाएगा बेटे 5 इंटू 10⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दी गई है, Kc की वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा Z0 पूछा है, क्या रिलेशन होता है,
डेल्टा जी नोट बराबर -2.303 आर टी लॉग 10 यदि है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, -2.303। आर की वैल्यू जूल के हिसाब से अगर देखूं तो 8.3, टेम्परेचर केल्विन में पुटअप करिएगा तो 400 और लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी 3 × 10⁻13। आई थिंक हो जाएगा टिक बेटा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, AlCl3 इज ए लुईस एसिड, आरिनियस एसिड, ब्रोंस्टेट एसिड, ब्रोंस्टेट बेस। बच्चों आरिनियस एसिड वो होता है जो डोनेट करे H+ वो भी H2O में, जबकि AlCl3 के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं डोनेट करने के लिए। ब्रोंस्टेट एसिड क्या होता है बेटा, डोनेट H+ इन एनी मीडियम, नहीं है वो सिचुएशन, बिल्कुल नहीं है बेटा। ब्रोंस्टेट बेस एक्सेप्ट H+ इन एसिडिक इन एनी मीडियम, वो सिचुएशन भी नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन है बेटा, लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, लोन पेयर एक्सेप्ट करे। और AlCl3 में एल्यूमिनियम की अगर बात करी जाए, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों ने एक एक क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रखा है, तो इसके पास बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट ऑक्टेट की सिचुएशन है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका अर्थ ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दैट मींस अच्छा वीक एसिड के लिए Ka आपको गिवन है, सुनिएगा बेटा, कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 m, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिसोसिएशन एक ही बात है, आपसे बेटे अल्फा सवाल में पूछा गया है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको गिवन है 1 × 10⁻⁵। क्या रिलेशन होता है बेटा, Ka बराबर C⁴ Ost-Volt, और यहां से Ka 1 × 10⁻⁵, कंसंट्रेशन बच्चों 0.1 α², इसे सॉल्व करेंगे, α² आया 10⁻⁴ और अल्फा इसका रूट होकर के 10⁻⁻², दैट मींस 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ध्यान दीजिए, ग्लास है ही इंसुलेटर बेटा, बात करें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। अब बात आती है बेटा सिल्वर की और कॉपर की, दोनों मेटल है, दोनों की कंडक्टेंस अच्छी होती है, लेकिन बेटा अगर मैं कंडक्टिविटी की परफेक्ट बात करूं तो बेटा सिल्वर की कंडक्टेंस कॉपर से ज्यादा होती है बच्चों। सिल्वर की कंडक्टेंस जो है वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा। एग्जैक्टली ये ऑर्डर होता है बेटा, कंडक्टेंस का ये ऑर्डर होता है। अब बात ये आती है दिमाग में कि अगर सिल्वर की कंडक्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल वायर्स में कॉपर की जगह सिल्वर ही काम ले लेते, ज्यादा फायदा होता। एक प्रॉब्लम है छोटी सी, एक्चुअली सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है बेटा, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए कॉपर की जगह सिल्वर के वायर काम में लेना शुरू कर देंगे तो बेटा वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, और वायर मेल्ट होगा तो करंट फ्लो आगे तक हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए आप सिल्वर काम में नहीं ले पाते उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होते हुए भी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस बेटा, डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा m बराबर लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b√c, या आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं लैम्डा m इंफिनिटी माइनस a√c। ए यहां पर बेटे कांस्टेंट है, ये किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस, इंफिनिटी डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस,
और C है बेटा यहाँ पर कंसंट्रेशन। तो इस हिसाब से आपका फॉर्मूला जो है इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, डिबाई-हकल-ओनसेगर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ई नोट आपको गिवन है बेटे सिल्वर का, कॉपर का, लेड का, और आपसे कुछ स्टेटमेंट्स बोले गए कि कौन किसे ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसे रिड्यूस करेगा। क्या ध्यान रखना होता है, अगर एसआरपी कम है तो जिसका एसआरपी कम वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और एसआरपी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यदि मैं बेटा रिडक्शन पावर का ऑर्डर अरेंज कर लूं, रिडक्शन पावर का, तो इनमें से मिनिमम एसआरपी किसका है बच्चों, पीबी का, इन तीनों ऑप्शन में से। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पावर पीबी की होगी, उसके बाद में बच्चों कॉपर 0.34 और 0.80 लिख सकते हो आप चाहो तो, इसे एक ही बात है, और फिर सिल्वर। ये रिडक्शन पावर का ऑर्डर हुआ। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, इसका बिल्कुल इनवर्स, कि पीबी +2 से ज्यादा कॉपर +2 की, और उससे ज्यादा Ag+ की। चलिए पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, कॉपर कैन रिड्यूस Ag+। देखिएगा कि कॉपर की रिडक्शन पावर बेटा सिल्वर से ज्यादा है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। सिल्वर कैन रिड्यूस Pb+2, गलत, क्योंकि सिल्वर की रिडक्शन पावर तो इनमें से सबसे कम है। Pb2+ कैन ऑक्सीडाइज कॉपर, फिर गलत, क्योंकि Pb की ऑक्सीडाइजिंग पावर कॉपर से कम है। बोथ कॉपर 2+ एंड Pb2+ कैन ऑक्सीडाइज सिल्वर, फिर वही बात, गलत स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि इन दोनों की ही ऑक्सीडाइजिंग पावर सिल्वर से कम है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट। नेक्स्ट, reduction potential of hydrogen electrode in which pressure of hydrogen is 1 atm and H plus 0.1 m at 298 Kelvin is। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो ये इक्वेशन है, और अगर मैं इसे 1 atm कंसिडर कर लेता हूं तो फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, E H plus H2 बराबर -0.0591 इंटू पीएच। कंप्लीट सोल्व करने के बाद अब यहां से बेटा आपको H+ कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.1, दैट मीन्स 10⁻⁻1। तो पीएच कितना आ जाएगा, 1। पीएच की वैल्यू 1 आप यहां पुटअप करें तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, इसमें से सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सेल रिएक्शन, ठीक है, ई नोट सेल गिवन है, डेल्टा जी नोट पूछा है, सिंपल सा रिलेशन, डेल्टा जी नोट बराबर -NF(E0) सेल, जहां पर N है बेटे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या रहा -N कितना है बेटा। इस इक्वेशन में देखिए कि सिल्वर सॉरी A से A+2 जब बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और B2+ से जब B बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओवरऑल ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉनों का हुआ, 2 का, कि सिल्वर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर B के पास चले गए हैं। तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन रहे 2, F फैराडे कांस्टेंट, और ई नोट सेल आपको सवाल में दिया हुआ है 1.2, तो आंसर आपका कितना हो गया बेटा, -2.4 फैराडे। नेक्स्ट, एनोड ऑफ ड्राई सेल, ठीक है बेटा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि ड्राई सेल का एनोड किसका बना होता है बेटे, जिंक का बना होता है, और कैथोड कार्बन ग्रेफाइट का बना होता है। नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, बच्चा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब बेटे क्या हो जाएगा, लेस देन 0। स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ई नोट सेल विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिएगा समझिएगा बेटा इसको, एक इक्वेशन डेल्टा जी बराबर
डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहां से कुछ वैल्यूज पुटअप करते हुए चलें। डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल, या एक चीज आप यहीं अप्लाई कर दें, कर सकते हैं आप यहां पर अप्लाई डायरेक्ट बेटा। क्या कि इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी कितना होगा, 0, और क्यू किसके बराबर होता है, के इक्विलिब्रियम के। यहीं अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 डेल्टा जी नोट प्लस, अगर मैं इसे लॉग टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं तो 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। रीअरेंज करें तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या रहा, बोलो बेटा, माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नोट क्या होता है बेटे, माइनस एन एफ ई नोट सेल, तो माइनस एन एफ ई नोट सेल पुटअप करें, माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल होकर के बेटे ये प्लस हो जाएगा, और एन एफ राइट में जाके डिवाइड होगा, तो ई नोट सेल बराबर क्या रहा, 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम। तो बेटा चेक कर लीजिए आप कौन सा ऑप्शन हुआ, 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम, 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटे आपका, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन सेल। बेटे कंसंट्रेशन सेल की शर्त होती है कि एनोड एंड कैथोड मस्ट बी ऑफ सेम स्पीसीज, दोनों ही एक ही स्पीसीज के बने हुए होने चाहिए। और अगर आप अच्छे से चेक करें यहाँ पर तो बेटा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एनोड कैथोड एक ही स्पीसीज का बना हुआ है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन ऐसा है, ये भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है बेटा, तो ये आपका कंसंट्रेशन सेल में कंसीडर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ 2 Faraday of electricity were passed through AgNO3 and CuCl2 kept in two separate vessels having inert electrodes, then ratio of mole of metal deposited will be। देखिए बेटा क्या रहता है फॉर्मूला, कि डिपॉजिटेड मोल बराबर गिवन फेराडे बाई वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। एक है बेटा आपके पास में यहां पर AgNO3 और दूसरा है CuCl2। बच्चे गिवन फेराडे दोनों में कितने कितने, 2 और 2। वैलेंसी फैक्टर चेक करें भाई, Ag+1 है, जब ये बेटा डिपॉजिट होगा तो सिल्वर की फॉर्म में होगा, कितने का चेंज आया, 1 का। और यहां बेटे कॉपर +2 है, जब ये डिपॉजिट होगा तो कॉपर की फॉर्म में होगा, कितने का चेंज आया, 2 का। तो ये आ गया 2:1। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है बेटा, भाई गिवन फेराडे बाय वैलेंसी फैक्टर। नेक्स्ट, एट 298 केल्विन द pH ऑफ 10⁻³ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ध्यान दीजिएगा NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस की यदि बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के नाते ये पूरा आयनाइज फॉर्म में मिलेगा, और अगर पूरा आयनाइज फॉर्म में मिलेगा तो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, 10⁻³ यहां से POH कितनी आ जाएगी, 3, और pH के लिए आप 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो बेटा आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 11। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, if the solubility of MgOH whole twice in pure water is S,
मोल पर लीटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिएगा, एक सॉल्ट ले लेते हैं कॉमन, AXBY। कैसे टूटेगा बच्चों कि X ऑफ A Y प्लस इसका चार्ज इसके ऊपर बेटा, और Y ऑफ B X माइनस। अगर आपने इसकी सॉल्युबिलिटी S कंसिडर की तो ये कितना मिलेगा, XS और ये YS। KSP का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो AY प्लस की पावर X और BX माइनस की पावर Y। यहां से A की कंसंट्रेशन XS है और इसकी कंसंट्रेशन YS है। सोल्व करेंगे क्या होगा, X की पावर X, S की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर Y, और आगे बढ़े X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y। तो कंडीशन क्या मिल रही है बेटा आपको यहाँ पर, X की पावर X, Y की पावर Y, और पावर सेम थी, ठीक है, यही हो जाएगा आपका। तो एक सिंपल सी चीज और सुनिएगा बेटा, इधर देखो, एक ट्रिक बना लीजिए। यहां पर A के कितने थे, X, ध्यान दें A के कितने आयन थे, X की संख्या के बराबर, तो यहां आ गया X की पावर X। Y, B के कितने आयन थे, Y, तो Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y। मतलब जो संख्या है वो डायरेक्ट आप काम में ले सकते हैं। कैसे अप्लाई करूं, मैग्नीशियम के कितने हैं बेटा, एक ही है यहां पर, तो 1 की पावर 1। OH के कितने हैं, 2, 2 की पावर 2 और S की पावर 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा, 4S3। अगर मैं एक और एग्जांपल आपसे यहां डिस्कस करूं कि जैसे मान लीजिए A2B3 होता, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और S की पावर 2 प्लस 3। थोड़ा जल्दी आपका इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। क्या रिलेशन होता है, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng, जहां पर डेल्टा Ng क्या है बच्चों, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहां पर डेल्टा Ng कितना रहा, गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल हुए बेटा, 1 और 1 2, और गैसियस रिएक्टेंट का कितना रहा, सिर्फ 1। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, Kp बराबर Kc और RT की पावर कितना आया, 1। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N3H। बेटा कितने नाइट्रोजन है, 3, 3x, एक हाइड्रोजन का +1, चार्ज 0 है, तो x बराबर क्या आया, -1/3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन की शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है बेटा, कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट साइमल्टेनियसली should be oxidized as well as reduced। कि एक एलिमेंट की एक ही स्टेट एक साथ ऑक्सीडाइज भी होनी चाहिए और रिड्यूस भी होनी चाहिए। यहां मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा 0 से +2 और नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल गलत, फॉलो नहीं हो रहा डिस्प्रोपोर्शनेशन की कंडीशन को। बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो K+ तो एज इट इज ही रहेगा, और ClO3 माइनस आयन है, ClO3 माइनस में क्लोरीन +5 था और यहां Cl माइनस में क्लोरीन -1, तो इसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। जबकि यदि ऑक्सीजन का देखो तो -2 से 0 में चला गया है, ऑक्सीडेशन अलग अलग एलिमेंट का हो रहा है। H2O2 में यहां ऑक्सीजन की स्टेट अगर आप निकालें तो देखिएगा बेटा, एक हाइड्रोजन का +1, 2 का +2, एक ऑक्सीजन का बेटे -1, सॉरी एक हाइड्रोजन का +1, 2 का +2, एक ऑक्सीजन का x लिया, 2 का 2x बराबर 0,
तो 2x बराबर -2। बच्चों यहां से ऑक्सीजन की स्टेट कितनी मिल पाएगी आपको? 2x -2, x बराबर -1। तो यहां ऑप्शन -1 का है, यहां -2 का है और यहां 0 है। ध्यान दे, -1 से -2 क्या हुआ? रिडक्शन। और -1 से 0 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो एक एलिमेंट की सेम स्टेट का एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो यही एग्जांपल आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी गिवन बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, एक्स वाई और जेड बताने आपको, समझिएगा। MnO4 माइनस, Br माइनस, MnO2 और BrO3 माइनस। देखें, मैग्नीज की स्टेट यहां पर कितनी है बेटे? +7, ब्रोमीन -1, मैग्नीज +4 और ब्रोमीन +5। यहां चेंज कितने का हुआ बेटे? 3 का। और यहां चेंज कितने का हुआ? ध्यान दें, -1 से +5 6 का चेंज है। चाहे तो सिंपल रेशो ले लीजिए 1:2। और अब इन्हें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 से और ये क्रॉस में 1 से। क्या तरीका होता है इसके बाद कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी को बैलेंस कर लीजिए। तो मैग्नीज के 2 हैं, यहां भी आपको मैग्नीज के 2 लेने होंगे। ब्रोमीन का 1 है, यहां भी ब्रोमीन का आपको 1 ही लेना होगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ H2O। लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है? 2 × 4 8, और राइट में देखें तो 2 2 4 और 3 ये हो गए 7। कितना कम है बेटा? एक H2O कम है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ H+। इधर 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट में 1 भी नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 2 ऑफ H+। अब क्योंकि ये बेटा बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है आपको इसके द्वारा। और बेसिक मीडियम की रिएक्शन के लिए आगे एक स्टेप और होता है बेटा, क्या? कि जितने H+ आए उतने OH- आपको दोनों तरफ ऐड करने होंगे। तो यहां पर बेटा 2 OH- आप लेफ्ट में भी जोड़ेंगे और 2 OH- आप राइट में भी जोड़ेंगे। अब क्या ये दोनों मिलकर के बेटा, ये दोनों मिलकर के 2 H2O बना रहे हैं। राइट में एक H2O, लेफ्ट में 2 थे, कैंसिल होकर एक H2O बचा। तो क्या रिएक्शन आ गई आपके पास? H2O 1, 2 MnO4 माइनस, Br माइनस, 2 MnO2, BrO3 माइनस और 2 OH माइनस। तो बच्चा कोफिशिएंट अगर देखें तो MnO4 माइनस का x की वैल्यू कितनी आई बेटे? 2। y किसका कोफिशिएंट है? MnO2 का, ये वैल्यू भी बेटा कितनी आ जाएगी? 2। और z किसका कोफिशिएंट है? OH का, तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटे? 2। तीनों की वैल्यू 2 2 2 यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। बच्चों बटरफ्लाई शेप कंपाउंड है जिसमें 2 परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है। और कैसे सोल्व होगी इसकी स्टेट? कोवेलेंट बॉन्ड है 2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव माइनस लेना है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर प्लस लेना है। और डबल बॉन्ड है तो -2 + 2, सिंगल बॉन्ड ट्रीट करिए -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। तो ओवरऑल अगर आप इसे देखें, ओवरऑल कितना हुआ बेटा? है 2 3 4 5 6, क्रोमियम आ जाएगा +6। नेक्स्ट, विच एलिमेंट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन इन वाटर? सुने, फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि फ्लोरीन जब भी किसी दूसरे कंपाउंड से जुड़ेगा हमेशा -1 बनाता है, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एल्कली मेटल, उनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है।
और एल्कली मेटल जब भी किसी से जुड़ते हैं +1 ही बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, तो ये दोनों भी चले गए। बचा कौन सा? क्लोरीन। बेटा इसका तो आप एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं कि क्लोरीन अगर बेसिक मीडियम में हो, कंसंट्रेटेड बेसिक यदि हो, तो ClO3 माइनस और Cl माइनस बनाता है, जहां क्लोरीन 0 से +5 और -1 में चला गया है। तो बेटा देखो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है, बाकी 3 नहीं दे पाएंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फिर वो ही लाइन आती है कि जिसका SRP कम हो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बिल्कुल इनवर्स लिख लीजिए, जिसका SRP ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप देखें तो चारों ही इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हुए चल रहा है, यानी चारों क्या दिए हुए हैं आपको? SRP गिवन है डायरेक्टली। और इनमें से मैक्सिमम SRP कौन सा है बेटा? 2.87। तो फ्लोरीन यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन, और इसमें आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है। देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के अपन यहां पर। दो सल्फर है, 2x, एक ऑक्सीजन का -2, 3 का -6, ये आया 2x बराबर +4 और x बराबर +2। ब्रोमीन यहाँ बेटे 0 स्टेट में, यहाँ अगर आप सल्फर की स्टेट निकालेंगे +6 आ रही है, और यहाँ सल्फर की स्टेट, सॉरी ब्रोमीन की स्टेट है बेटे -1। अगर आप यहाँ पर देखें तो सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो स्पीसीज होती है रिड्यूसिंग एजेंट। भाई जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सेम नहीं होते। एक सिंपल लाइन बोलूं तो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों अलग है। उसी तरह से जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अलग होते हैं बेटा। तो कंडीशन क्या रहेगी इसमें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ब्रोमीन का यहां पर बच्चों रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बेटा? तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? ब्रोमीन। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 और K1 में रिलेशन पूछा गया है। सिंपल सी सिचुएशन है, देखिए बेटा क्या क्या चेंजेस किए गए यहां पर। अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन से यहां जाने में क्या इन्वर्स किया गया है? तो इन्वर्स करते ही बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कहां चला जाता है? डिवाइड में। और साथ ही साथ यदि आप क्रॉस चेक करें तो यहाँ SO3 का 1 था, यहाँ 2 है, यानी क्या मल्टीप्लाई भी किया गया है 2 से? तो पावर में क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। यहां से अगर आप रिलेशन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन हो पा रहा है आपका? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनवर्स भी हो गया और स्क्वायर भी हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखिएगा बेटा ये चारों पी ब्लॉक के हाइड्राइड है। चारों में यदि देखा जाए तो टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी साइज बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और उस वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। यानी इजीली टूट करके हाइड्रोजन कौन दे पाएगा? HI, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है। ये सबसे आसानी से H+ दे पाएगा टूट करके, इसलिए इन चारों में से सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा बेटा? HI। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट बेटा K क्या होता है?
जी इंटू जी स्टार, जी क्या रहेगा 1/r और जी स्टार सेल कांस्टेंट दैट इज L अपॉन A। बेटे 1/r कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी सीमेंस, और यदि ये L दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मैं मीटर में ले लूं और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन इलेक्ट्रोड m स्क्वायर, यहां से यूनिट क्या मिल जाएगी बेटा साइमन मीटर इनवर्स। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका इसमें फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 300 केल्विन, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, दैट मींस आपको K गिवन है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई है। बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है K इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। K आपको कितना गिवन है बेटा 0.015 इंटू 1000 और मोलरिटी गिवन आप अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी आपको गिवन है बच्चों 0.2 और वैलेंसी फैक्टर KCl का कितना होता है बच्चा 1 होगा, तो नॉर्मलिटी भी 0.2 आएगी। वो वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15/0.2 और यहाँ डेसिमल हटाओगे तो 150 2 से डिवाइड करने पर कितना आ गया बच्चों 75। क्लियर है। नेक्स्ट, HCl की मोलर कंडक्टेंस गिवन है, Cl की गिवन है और H प्लस की पूछी है। देखिए बेटा मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl क्या होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस और संख्या एक ही है H प्लस इससे मिलने वाली तो 1 ही रहेगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, ये आपको गिवन है 425.9, H प्लस आपसे पूछा गया है बेटे और Cl माइनस आपको गिवन है 76.3, माइनस कर लीजिए नॉर्मल आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ इन माइनस करना है। नेक्स्ट, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड। देखिए बेटा KCl की अगर बात करें एक्वस सॉल्यूशन गिवन है तो आपके पास स्पीसीज क्या क्या है K प्लस Cl माइनस और H2O। एनायन कहां जाता है एनोड पर। अब अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं एनोड पर क्या होना है पहले तो आप ये सुने, एनोड पर होना क्या चाहिए बेटे, अगर एनोड की बात आप करें तो एनोड पर होना चाहिए ऑक्सीडेशन और Cl माइनस के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की यदि मैं बात करूं तो बेटा 1.36 के अप्रोक्स होता है। अगर H2O भी अवेलेबल है वहां पर उसके ऑक्सीडेशन की यदि मैं बात करूं बेटा तो इसकी वैल्यू होती है 1.23। अब कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए था, दैट मींस ऑक्सीडेशन होना किसका चाहिए था H2O का, होना चाहिए था H2O का, ध्यान दीजिए वर्ड्स पर क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है। लेकिन H2O के केस में एक चीज और साथ में आती है बेटा, क्या साथ में आता है यहां पर एक वर्ड है रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वोल्टेज और उसको नाम दिया गया है ओवर वोल्टेज और ये बात एनसीईआरटी में गिवन है बेटा। एक्चुअली जब H2O का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो वहां एक्स्ट्रा वोल्टेज और देना पड़ता है सामने से और उसके दो कारण होते हैं। पहला रीजन होता है कि H2O के ऑक्सीडेशन के समय जो साइड में इंप्योरिटीज है उन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए भी मुझे सामने से पोटेंशियल देना पड़ेगा। एक और कारण है जो ऑक्सीजन बबल के रूप में यहां रिलीज होगी ना बेटा उसको भी तो एनोड की जगह से हटाना पड़ेगा। भाई H2O के ऑक्सीडेशन से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है चारों तरफ कलेक्ट हो जाएगी एनोड के चारों तरफ, तो उसे हटाने के लिए भी सामने से पोटेंशियल देना पड़ेगा, इंप्योरिटीज हटाने के लिए देना पड़ेगा, ऑक्सीजन बबल हटाने के लिए पोटेंशियल देना पड़ेगा और यहां दिए जाने वाला जो वोल्टेज है जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है फाइनली
वो बेटा 1.36 से भी ज्यादा हो जाता है। तो होना चाहिए था पानी का, लेकिन ओवर वोल्टेज की वजह से ऑक्सीडेशन होता किसका है बेटा? क्लोरीन का। होना चाहिए था पानी का, लेकिन ओवर वोल्टेज की वजह से ये इस वैल्यू को क्रॉस कर जाता है, और उस सिचुएशन में ऑक्सीडेशन फिर होता किसका है बेटा? क्लोरीन का, Cl माइनस का एग्जैक्टली। तो कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा यहां पर एनोड पर? Cl2 गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट, चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन, बहुत सिंपल, MnO4 माइनस, जहां मैग्नीज की स्टेट है +7, और यदि ये MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है जहां मैग्नीज की स्टेट है +4, तो बेटा कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फैराडे चाहिएगा? 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा जी गिवन है, क्या चेंज किया? अगर आप देखें तो इस रिएक्शन को क्या 2 से मल्टीप्लाई किया जा चुका है, और डेल्टा जी नोट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बेटा अमाउंट डबल करने पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी। तो यदि इस रिएक्शन का डेल्टा जी नोट एक्स है तो डबल करने पर कितना हो जाएगा बच्चों? 2x, क्योंकि डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, मतलब डिपेंड ऑन अमाउंट। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी मतलब के ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ बेटे? डायल्यूशन। तो सुने, डायल्यूशन बढ़ाने के साथ में फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए जी कंडक्टेंस बढ़ती है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है, जबकि स्पेसिफिक कितने की कंडक्टेंस बेटा? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, ये क्या होता है? रिड्यूस होता है, क्योंकि पर ml नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसने कहा कि डायल्यूशन बढ़ाने के साथ में भाई ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंडक्टेंस, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम हो रही है मतलब डायल्यूशन बढ़ा रहा है। तो डायल्यूशन बढ़ाने के साथ में के बढ़ा रहा है बेटा, जबकि के क्या होता है? कम होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड क्या कह रहा है? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, बेटा बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मतलब डायल्यूशन बढ़ा रहा है, और डायल्यूशन बढ़ाने के साथ में मोलर वाला इंक्रीज होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। कौन सा हो जाएगा बेटा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। सिंपल है भाई, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मतलब डायल्यूशन बढ़ाया, और डायल्यूशन बढ़ाने पर जी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ते हैं, जबकि के पर एमएल की कंडक्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि पर एमएल आयनों की संख्या कम हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटे केमिकल एनर्जी थी और उसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है बच्चों? फ्यूल सेल करता है। फ्यूल सेल में भाई ऑक्सीजन के साथ आप कंबशन करवाते हैं, कंबशन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, वहां जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बेटा डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा सेल कन्वर्ट करता है? फ्यूल सेल। तो ये था बेटा आपका इस टेस्ट का डिस्कशन। उम्मीद आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स।